हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। तो आज की इस वीडियो में हम आर के नारायण का एक फेमस वर्क द गाइड को डिस्कस करेंगे। ये नॉवल आर के नारायण की मास्टरपीस मानी जाती है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल में से एक है। ये नॉवल 1958 में पब्लिश हुई थी। इसके पब्लिशर हैं वाइकिंग प्रेस और इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1960 में। इस नॉवल की सेटिंग फिक्शनल टाउन मालगुडी में है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है और नरेटिव स्टाइल नॉन लीनियर है। सो विदाउट फर्दर डिले हम इसके प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम में। राजू, जो अभी जेल से छूटा हुआ है, एक पुराने मंदिर के पास एक घाट पर बैठा हुआ है। वह थका हुआ है, अकेला है और उसके पास कुछ नहीं है। वो बस वहाँ बैठना चाहता है। कोई मंजिल नहीं है, कोई इरादा नहीं है। तभी एक गांव का आदमी वेलन वहाँ आता है। वेलन एक सीधा साधा किसान है। वो राजू को वहाँ बैठा देखता है, मंदिर के पास शांत, आंखें बंद किए हुए। वेलन को लगता है कि ये कोई साधु है, कोई महात्मा या कोई बाबा जो अपनी तपस्या कर रहा है। वेलन झुक के प्रणाम करता है। राजू हैरान होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वेलन अपनी प्रॉब्लम्स उसे बता देता है। वो कहता है कि उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, घर में तकलीफ़ है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्या बाबा कुछ कर सकते हैं? राजू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कुछ अजीब सी बातें करता है, फिलोसॉफिकल, डीप, और वेलन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। ये राजू की साधु की ज़िंदगी का पहला दिन था। कुछ दिनों में वेलन वापस आता है और इस बार वो अकेले नहीं, साथ में और लोग भी आते हैं। वो कहता है कि बाबा की बात ने काम किया। उसकी बहन की शादी की बात आगे बढ़ी। लोग राजू को स्वामी कहने लगते हैं। गांव के लोग राजू के पास आने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। कोई बीमार है, किसी की फसल खराब हो गई है, किसी के घर में झगड़ा है। राजू उन्हें सुनता है और उनके आंसर देता है। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन लोग उसे साधु मानते हैं तो वो साधु बन गया है। गांव के लोग उसे खाना देते हैं, पानी देते हैं, मंदिर में उसकी जगह बना देते हैं। राजू सोचता है कि ये बुरा नहीं है, रहने को जगह है, खाने को खाना है, लोग इज्जत करते हैं। वो इस रोल में सेटल होने लगता है। अब नॉवल पास्ट में जाता है। राजू की अपनी ज़ुबानी वो अपना पास्ट वेलन को बताता है। राजू का जन्म मालगुडी में हुआ था। उसके फादर की एक छोटी सी रेलवे प्लेटफॉर्म पे दुकान थी। पान, बीड़ी, सिगरेट, छोटी चीज़ें बेचते थे। राजू बचपन से ही चार्मिंग था। लोग उसे पसंद करते थे। बातें सुनना उसे अच्छा लगता था। जब राजू के फादर मर गए, वो दुकान राजू के पास आ गई। राजू ने दुकान चलाई, लेकिन वो सिर्फ दुकान चलाने वाला नहीं था। वो ट्रेन का शेड्यूल जानता था, टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में सब कुछ जानता था। जब कोई टूरिस्ट मालगुडी आता तो राजू खुद आगे जाता और कहता, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ सब जानता हूँ। और वो सच में अच्छा गाइड था, चार्मिंग था, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता था और जगह दिखाता था। धीरे धीरे उसकी टूरिस्ट गाइड की रेपुटेशन बन गई। एक दिन मालगुडी स्टेशन पर एक नई ट्रेन आई। उसमें एक कपल उतरा, मार्को और उसकी बीवी रोज़ी। मार्को एक सीरियस, कोल्ड आदमी था, टॉल, ग्लासेस वाला, हमेशा अपनी रिसर्च में डूबा हुआ। वो एंशियंट केव और स्कल्पचर के बारे में रिसर्च करने आया था। उसकी खोज थी पुरानी पेंटिंग्स, पुराने आर्टिफैक्ट्स को खोजना।
रोज़ी जो मार्को की बीवी थी बिल्कुल अलग थी। वो सुंदर थी, जिंदा दिल थी, आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। वो क्लासिकल डांसर थी, भरतनाट्यम, लेकिन मार्को उसे डांस करने नहीं देता था। मार्को को लगता था कि डांसर होना एक नीच काम है। वो चाहता था रोज़ी सिर्फ उसकी बीवी बने, एक सोफिस्टिकेटेड औरत बने। राजू ने ट्रेन से उतरते ही रोज़ी को देखा और वो हैरान रह गया। वो सीधा उनके पास गया और बोला, मैं इस शहर का बेस्ट गाइड हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मार्को ने इमीडिएटली गाइड की ज़रूरत महसूस की। केव्स ढूंढने के लिए गाइड चाहिए था। राजू उनका गाइड बन गया। राजू मार्को और रोज़ी को मेम्पी हिल्स की तरफ ले गया, जहाँ पुरानी केव्स थी, एंशियंट पेंटिंग्स थी। मार्को अपनी रिसर्च में डूब गया। वो सुबह से शाम तक केव्स में रहता था, पेंटिंग्स को नोट करता, मेज़रमेंट लेता। रोज़ी अकेली रहती थी। मार्को के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। वो रोज़ी की फीलिंग्स को समझता ही नहीं था, ना उसकी ख्वाहिशों को, ना उसके सपनों को, ना उसके डांस के पैशन को। राजू ने ये देखा, वो रोज़ी के पास बैठा, उससे बातें की, उससे सुना, उसके डांस के बारे में पूछा। रोज़ी ने पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा जो उसकी बातें सुनता था, जो उसे इंसान समझता था। एक दिन रोज़ी ने कहा, मैं डांस करना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है भरतनाट्यम, लेकिन मार्को उसे मना करता है। राजू ने कहा, तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। ये छोटी सी बात थी, लेकिन रोज़ी के लिए बहुत बड़ी थी। पहली बार किसी ने उसे एनकरेज किया था। धीरे धीरे राजू और रोज़ी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो साथ घूमते, बातें करते, एक दूसरे को समझते। मार्को को कुछ पता नहीं था, वो अपनी केव्स में बिजी था। एक दिन रोज़ी बहुत दुखी थी। उसने राजू को बताया कि मार्को ने उसे एक बार भी प्यार से नहीं देखा। वो उसे सिर्फ एक घर की चीज़ समझता है। न कभी उसके साथ बैठा, न कभी उसके सपने सुने, न कभी डांस देखने चाहा। एक बार रोज़ी ने केव में एक डांसिंग फिगर देखी, एंशियंट स्कल्पचर, और वो रुक गई। आंखों में आंसू आ गए। उसने मार्को से कहा, यह भरतनाट्यम की पोज है, कितनी सुंदर है। मार्को ने एक नज़र देखा और कहा, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग है, मूर्ति है, और वापस अपने काम में लग गया। राजू ने रोज़ी को संभाला। उनके बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन गया, जो प्यार में बदल गया। एक दिन एक सांप का खेल देखने का मौका आया। एक सपेरा अपना खेल दिखा रहा था। रोज़ी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो देखना चाहती थी। मार्को ने सीधा मना कर दिया, ये सब चीप एंटरटेनमेंट है, हम नहीं जाएंगे। रोज़ी की आंखों में आंसू आ गए। राजू ने देखा, वो सीक्रेटली रोज़ी को वो खेल दिखाने ले गया। मार्को को बिना बताए रोज़ी बहुत खुश हुई। वो सफ़ेरा का खेल देख के झूम उठी। वो डांस की मूव्स देख रही थी। ये इंसिडेंट एक सिंबल था। राजू ने वो किया जो मार्को कभी नहीं करता था, रोज़ी की खुशी का ख्याल रखा। एक दिन मार्को को पता चला कि राजू और रोज़ी के बीच कुछ हो रहा है। वो बहुत गुस्से में आया और उसने रोज़ी से सीधा बात नहीं की। वो इतना कोल्ड था कि सीधा बात करना भी नहीं जानता था। उसने बस एक चेक रोज़ी के लिए छोड़ दिया, जैसे वो एक नौकरानी को पे कर रहा हो, और चला गया अकेला, बिना कुछ कहे। रोज़ी टूट गई। उसने सोचा, इतने सालों की शादी, इतना दर्द, और इन्होंने बस एक चेक छोड़ दिया। रोज़ी
राजू के पास आई। राजू ने उसे अपने घर में रखा। राजू की माँ खुश नहीं थी। वो रोज़ी को एक्सेप्ट नहीं करती थी। राजू की माँ एक ट्रेडिशनल औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी और आदमी की बीवी के साथ रहे। घर में टेंशन बढ़ने लगती है और आखिरकार राजू की माँ घर छोड़ के अपने भाई के पास चली गई। राजू ने अपनी माँ को भी खो दिया और रोज़ी की खातिर। राजू ने रोज़ी का डांस करियर शुरू करवाया। उसने उसे नलिनी नाम दिया क्योंकि रोज़ी डांसर के रूप में नया नाम चाहती थी। उसने परफॉर्मेंसेस बुक की, शोज़ अरेंज किए, कॉन्टैक्ट बनाए। रोज़ी अब डांसर थी। जब वो स्टेज पर आती थी तो लोग दांतों के नीचे उंगली दबा लेते थे। वो सिर्फ डांसर नहीं थी, वो आर्ट की जिंदा मूर्त थी। राजू उसका मैनेजर बन गया। वो उसके शोज़ हैंडल करता, पैसे मैनेज करता, कॉन्ट्रैक्ट करता और धीरे धीरे राजू के अंदर एक ग्रीड आ गई, पैसे का नशा। वो देख रहा था कि नलिनी के परफॉर्मेंसेस से बहुत पैसा आ रहा है और वो इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए रखने लगा। कुछ वक्त बाद मार्को ने एक खत भेजा रोज़ी को। उसमें एक जगह कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो रोज़ी के नाम पे थे। मार्को ने इन्हें साइन करवाने के लिए भेजा था, शायद डाइवोर्स की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर। रोज़ी ने वो डॉक्यूमेंट राजू को दिए। तुम हैंडल करो ये सब। राजू ने वो डॉक्यूमेंट्स देखे। उसने सोचा अगर रोज़ी ये साइन कर देती है तो शायद मार्को कुछ और भी क्लेम कर सकता है। राजू ने अपनी सेल्फिशनेस में आके बहुत बड़ा जुर्म किया। उसने रोज़ी के सिग्नेचर अपने हाथ से कर दिए, मतलब उसने रोज़ी की जगह खुद साइन कर दिया बिना रोज़ी को बताए। ये एक क्राइम था। मार्को को पता चला कि डॉक्यूमेंट में फोर्जरी हुई है। उसने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और सब कुछ सामने आ गया। राजू पकड़ा गया। रोज़ी नलिनी को पता चला कि राजू ने उसके डॉक्यूमेंट्स पे खुद साइन किए थे। वो टूट गई। उसने सोचा कि राजू ने सिर्फ उसे यूज़ किया, उसके नाम का, उसके फेम का, उसके पैसों का, और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपने आप ही साइन कर दिए। कोर्ट में केस चला। राजू के पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं था। जुर्म साबित हो गया। उसे 2 साल की जेल की सज़ा मिली। रोज़ी ने राजू से मुंह मोड़ लिया। वो अपनी डांस की दुनिया में आगे बढ़ गई। रोज़ी के नाम से वो एक फेमस डांसर बन गई, नलिनी। लेकिन राजू उसकी ज़िंदगी से निकल गया। राजू जेल में गया, अकेला, टूटा हुआ और शर्मिंदा। जेल से छूटने के बाद राजू के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना रोज़ी, ना रेपुटेशन। वो मालगुडी में वापस नहीं जा सकता था। वहाँ लोग उसे जानते थे। वो एक क्रिमिनल था उनकी नज़रों में। वो चलता रहा, कोई मंजिल नहीं, कोई इरादा नहीं। और फिर वो एक किनारे के पुराने मंदिर के पास पहुँचा। वहाँ बैठा, अच्छा लगा, शांत जगह थी और वहीं बैठ गया। और यहाँ से प्रेजेंट टाइमलाइन शुरू होता है, जहाँ वेलन ने उसे साधु समझा। अब राजू पूरी तरह स्वामी बन गया। गांव के लोग रोज़ आते, प्रसाद लाते, प्रणाम करते, प्रॉब्लम्स बांटते। राजू उनकी फिलोसॉफिकल बातें करता उनके साथ और लोग मान लेते। राजू के अंदर एक अजीब फीलिंग आई। वो पहली बार इज्जत फील कर रहा था। वो पहली बार किसी के काम आ रहा था। ये फेक था। वो सच में साधु नहीं था, लेकिन लोग जो इज्जत दे रहे थे वो रियल थी। वेलन उसके सबसे डिवोटेड भक्त बन गया।
वो राजू के लिए खाना लाता, पानी लाता और उसकी हर ज़रूरत का सामान उसको देता। कुछ वक्त बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आई, सूखा। यानी बारिश नहीं हो रही थी, फसलें खराब हो रही थी, पानी ख़त्म हो रहा था, लोग भूख से परेशान थे। गांव के लोग स्वामी राजू के पास आए। बाबा, कुछ करो, बारिश नहीं हो रही, हम बर्बाद हो जाएंगे। राजू ने उन्हें कुछ कहना चाहता था, शायद कोई फिलोसॉफिकल बात, लेकिन वेलन ने कुछ और ही समझ लिया। वेलन ने गांव वालों को बताया कि स्वामी ने कहा है कि वो तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक बारिश नहीं आएगी, वो उपवास करेंगे। राजू हैरान रह गया, उसने ये नहीं कहा था, लेकिन अब पूरे गांव ये बात सुन चुका था। पूरे इलाके में खबर फैल गई थी, एक महान साधु ने बारिश के लिए उपवास का फैसला किया है। अब राजू के सामने एक बड़ा सवाल था, सच बोलूं या चुप रहूं? अगर वो सच बोलता कि वो साधु नहीं है, वो एक एक्स क्रिमिनल है, वो जेल से आया है, तो लोग टूट जाते, उनकी फेथ टूट जाती और शायद वो उसे मार भी देते। अगर वह चुप रहता तो उपवास करना पड़ता, बिना खाने रहना पड़ता और वो पहले से ही कमज़ोर था। राजू के अंदर पहली बार एक सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। वो सोचने लगा, पूरी ज़िंदगी मैं लोगों को मैनिपुलेट करता रहा, झूठ बोलता रहा, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ किया। अब शायद एक बार सच में कुछ अच्छा करने का वक्त आ गया है। राजू के उपवास की खबर न्यूज़पेपर में छप गई। एक साधु जो बारिश के लिए उपवास कर रहा है, ये एक बड़ी खबर थी। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। जर्नलिस्ट आए, फोटोग्राफर्स आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। राजू अब सिर्फ एक गांव का साधु नहीं रहा, वो एक नेशनल फिगर बन गया। पूरे देश में लोग उसके उपवास के बारे में बात कर रहे थे। राजू के अंदर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस रोल में इतना गहरा उतर गया था कि अब वो खुद भी नहीं जानता था कि वो असली साधु है या फेक। दिन गुजरते गए, राजू कुछ नहीं खा रहा था, वो कमज़ोर होता गया, उसके पांव लड़खड़ाते, वो खड़ा होने में उसको मुश्किल होती, चेहरे पर पेल हो गया था, उसका चेहरा पेल हो गया था, आंखें अंदर धंस गई थी। वेलन रोज़ आता और कहता, बाबा थोड़ा खा लो, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। राजू कहता, नहीं, उपवास जारी रहेगा। गांव के लोग रोज़ मंदिर के बाहर बैठ जाते, सब मिलके भजन गाते, प्रार्थना करते। एक अजीब माहौल बन गया, जैसे पूरा गांव एक सांस ले रहा हो। नोवेल के आखिरी सीन में उपवास का आखिरी दिन, राजू बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। लोग उसे उठा के नदी के पास ले गए, जहां उपवास पूरा करना था। राजू ने अपने कांपते हुए पांव पानी में रखे, बहुत कमज़ोर था, आंखें बंद थी, वो ऑलमोस्ट गिर रहा था। उसने वेलन से कहा, मुझे लगता है बारिश आ रही है, नदियों की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। और वो गिर गया, बेहोश हो गया। नोवेल यहाँ ख़त्म होती है। आर.के. नारायण ने ये नहीं बताया कि बारिश आई या नहीं, राजू जीता या मरा। ये ओपन एंडिंग है जो रीडर पर छोड़ दी गई है। इसके थीम्स है रिडेम्पशन, आइडेंटिटी, फेट वर्सेस फ्री विल, लव एंड सेक्रीफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, ग्रीड लीड टू डाउनफॉल, द रोल ऑफ फेथ, कॉलोनियल इंडिया, आर्ट एज अ लिबरेशन। सो यहाँ पर हमारा ये वर्क एंड होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Soon we will meet in the next video.